नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। यूपी में चुनाव हो और सियासी पार्टियां जाति की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल यहां वोट बैंक का है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुस्लिम, जाट, यादव और दलितों को साधने के लिए पूरे प्रदेश में भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। सितंबर के मध्य यानी कि 15 तारीख के बाद जयंत चौधरी लखनऊ में यह सम्मेलन करेंगे। इसका मकसद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को 2022 में वोट की चोट देना है। दरअसल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी में धार्मिक और जातीय ताना बाना बिगड़ गया। राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव से पहले जातियों को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन कराया। इसके तहत अब करीब 300 छोटे बड़े सम्मेलन पश्चिमी यूपी के गांवों और शहरों में हो चुके हैं। इस सम्मेलन में सभी जाति और धर्म के लोगों को बुलाया जाता है ताकि उनके बीच के जातीय समीकरण को ठीक करके भाईचारे को बढ़ाया जाए। अब इसे पूरे प्रदेश में आयोजित करने का प्लान है, यानी कि मतलब साफ है कि भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन के जरिए आरएलडी सत्ता पाने की पुरजोर कोशिश में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि चुनाव करीब आते ही आखिर भाईचारा क्यों याद आता है? भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन से क्या सत्ता मिलेगी और भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन से किसको फायदा होगा या किसको होगा नुकसान? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन पर सियासी रिएक्शन क्या कुछ आ रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो मुख्य धारा की पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है और सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर सबके विकास की बात करती है, सबकी समस्याओं को आगे उठाती है। किसी एक विशेष धर्म और जाति के लोगों की समस्या नहीं, बल्कि अगर हम बात करें बेरोजगारी की, अगर हम बात करें किसानों की समस्या की, अगर हम बात करें महिलाओं की समस्या की, अगर हम बात करें महंगाई की समस्या की, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की, तो क्या कोई किसी विशेष जाति के लोगों को पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम देने पड़ रहे हैं? क्या किसी पार्टी के लोगों को इसके बढ़े हुए दाम पे करने पड़े? अगर हम गैस के सिलेंडर की बात करें तो आम जनता के मुद्दों को उठाना इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है और कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल गांव, गरीब, किसान, मजदूर की पार्टी है। धर्म और जात की राजनीति पर विश्वास नहीं करती। राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा समय समय पर भाईचारा सम्मेलन के कार्यक्रम कराए जाते हैं। भाईचारा सम्मेलन के कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई बनाई जा रही है उसको मिटाना। वो पर्टिकुलर किसी जात धर्म के नहीं होते, सभी के होते हैं। देखिए, जयंत चौधरी जी की जो पहल है ये निश्चित रूप से बेहद अच्छी मानी जानी चाहिए, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या ये वाकई समाज को जोड़ने के लिए या सिर्फ अपना राजनीतिक मुनाफा कमाने की कोशिश है? जाट और मुसलमानों के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक खाई पनपी थी वो तो काफी पहले समय की बात है। अगर वाकई जयंत चौधरी जी समाज के लिए चिंतित थे, समाज को जोड़कर रखना चाहते थे, तो ये पहल काफी पहले उनको करनी चाहिए थी और शायद अगर काफी पहले किया होता तो इतना नुकसान न उठाना पड़ता। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने जात पात की राजनीति को पूरी तरह से खारिज करने का काम किया है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, पुनः 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह के किसी भी जात पात के धर्म संप्रदाय के गठबंधन में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ खड़ी है। इसलिए जयंत चौधरी का ये जो भाईचारा सम्मेलन है, इसका कोई असर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पर पड़ने वाला नहीं है। पहले तो यहाँ तो भाईचारा सम्मेलन को लेकर के आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकली क्या रिएक्शंस इस समय सामने आ रहे हैं। हालांकि भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है, सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश है, लेकिन हाँ, आप चुनाव के नजदीक आते आते अगर इस तरीके का सम्मेलन हो तो उसको लेकर के उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी तरह से रेखांकित करने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन अब ये भाईचारा सम्मेलन आरएलडी को कितना फायदा पहुंचाता है, इसके लिए अब आप चुनावों का इंतजार करिए, क्योंकि जो बात आरएलडी की तरफ से कही गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि बांटने की राजनीति करती है, अब उसी बांटने की राजनीति के काट के तौर पर यह भाईचारा सम्मेलन है कि जो आपसी सौहार्द या फिर आपस में जिन लोगों को बांटा जा रहा है उनको एक करने के मकसद से ही यह भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है। और भाईचारा सम्मेलन करने से प्रदेश के अंदर जो लोगों की आपसी सौहार्द है वो बना रहेगा, लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे और भाईचारा सम्मेलन के जरिए ये एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि आरएलडी जाति पाति की राजनीति नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, किसी को बांटने की राजनीति नहीं करती और इसलिए
पिछले कई वर्षों से जो बांटने की राजनीति हो रही है मौजूदा पार्टी के द्वारा, उसको या उसके तोड़ के तौर पर या उसके काउंटर के तौर पर यह भाईचारा सम्मेलन जिसका आयोजन किया जा रहा है, और लखनऊ में भी जयंत चौधरी इस भाईचारा सम्मेलन को करेंगे, जिसमें भाईचारा जिंदाबाद और भाईचारा सम्मेलन इसका एक कार्यक्रम आपको लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिमी यूपी में भाईचारा सम्मेलन इसके पहले भी गांवों से लेकर के शहरों तक कई जगहों पर आयोजित किया गया है, जहां पर सभी जाति धर्म को एक मंच पर लाने की कोशिश आरएलडी की तरफ से रही है। और अब देखना यह है कि अब चुनाव के एकदम करीब आते आते ये जो भाईचारा सम्मेलन है उसका फायदा सियासी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को कितना मिलता है, और क्या ये फिलहाल मौजूदा राजनीति के अंदर चुनौती को पेश करेगा या नए चैलेंजेस सत्ताधारी पार्टी के लिए भी खड़े करेगा। क्योंकि गंभीर आरोप लगाया गया है आरएलडी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी बांटने की जो राजनीति करती है, उसी बांटने की राजनीति के काट के तौर पर यह भाईचारा सम्मेलन है कि आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे, ताकि जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति हो सके, और मुद्दों के सहारे ही अपनी जो चुनाव की नैया है वो पॉलिटिकल पार्टीज पार लगाएंगी। और इसलिए लोगों का भाईचारा बना रहना जरूरी है, और इसलिए भाईचारा सम्मेलन इसका आयोजन किया जा रहा है, यह बात आरएलडी की तरफ से कही गई है। तो यूपी में आरएलडी का जाट और मुस्लिम इनको एक करने का, इनको एकता में बांधने का एक प्लान के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम को एक मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और रिएक्शंस भी आपने पॉलिटिकली सुने हैं कि हालांकि सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, आरएलडी के इस भाईचारे सम्मेलन को लेकर के सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। अब सवाल यह है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती हैं तो फिर कौन करता है, और फिर भाईचारा सम्मेलन को लेकर के आखिर ये सवाल क्यों है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी आपका भी स्वागत। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। रोहित अग्रवाल जी आपका भी स्वागत। जैनेंद्र अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। जैनेंद्र अर्कवंशी जी आपका भी स्वागत। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं निषाद पार्टी के। अजय सिंह जी आपका भी स्वागत। और बीडी नकवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बीडी नकवी जी आपका भी बहुत स्वागत है। रोहित जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि भाईचारा सम्मेलन जिसका आप लोग लखनऊ के अंदर भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग इस तरीके के कार्यक्रम को करते रहे हैं, इसको लेकर के पॉलिटिकली जो सवाल उठ रहे हैं खासतौर से उसको मैं कैसे देखूं, और ये भाईचारा सम्मेलन इसके क्या मायने हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी का मानना है कि किसान कौम को वोट बैंक होना चाहिए, ना कि किसी जाति को वोट बैंक होना चाहिए या किसी धर्म को वोट बैंक होना चाहिए। आज की जो राजनीति हो गई है उसका नैरेटिव शिफ्ट हो गया है। एक समय जब चौधरी चरण सिंह राजनीति करते थे, किसान वोट बैंक होता था, ना कि कोई जाति वोट बैंक होती थी या कोई धर्म वोट बैंक होता था। तो जब किसान वोट बैंक होता है तो उसकी समस्याएं जो है वो जल्दी अटेंड की जा सकती हैं, और सारी राजनीतिक पार्टियों का फिर ध्यान किसान की तरफ होता है कि आज स्थिति क्या है। 9 महीने से किसान आंदोलित है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि किसान वोट बैंक रहा नहीं। आज वोट बैंक क्या है? धर्म के नाम पे वोट बैंक वोटिंग हो रही है, आज जातियों के नाम पे वोटिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातिगत सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी भी कहा करते थे हमेशा कि अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि ये जो जाति के नाम पे जो बंटवारा हुआ है वो खत्म हो सके। तो देखिए, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे माननीय अजीत सिंह जी हो, माननीय अजीत सिंह जी ने मुजफ्फरनगर का चुनाव जब लड़ा था तब भी ये जो धर्म, दोनों धर्मों के बीच में एक खाई पैदा की थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको खत्म करने का काम किया था मुजफ्फरनगर के अंदर। और माननीय जयंत चौधरी जी उसी पर चिन्हों पे आगे बढ़ते हुए भाईचारा जिंदाबाद का हमने एक नारा दिया है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पे वोट मत करिए, धर्म के आधार पे वोट मत करिए, वोट करिए अपनी मूलभूत समस्याओं पे, जो आपकी मांगे हैं, जो आपको चाहिए। पर यहाँ स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कभी पाकिस्तान के नाम पे वोट करवाना चाहती है, आज अफगानिस्तान के नाम पे वोट करवाना चाहती है, चाइना के नाम पे वोट करवाना चाहती है, हिंदू मुसलमान पे वोट कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है आप उसको इसके काट के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती है और उसी बांटने के राजनीति के काट के तौर पर यह भाईचारा सम्मेलन है। मैं चाह रहा हूं जवाब दें इसका, धर्मेंद्र जी। देखिए आयुष जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत, एक विचार के साथ
आगे बढ़ते आई है और आज तक वह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। वह राष्ट्रीय अखंडता की राजनीति करती है, राष्ट्रीय की राजनीति करती है, राष्ट्रीय विकास की राजनीति करती है। वो कभी भाईचारा तो आज बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, कभी भी एक दंगे नहीं हुए, ये रिकॉर्ड है। पिछली सरकारों में जो गैर भाजपा सरकारें थी, आए दिन दंगे की थी। तो हम हिंदू करते हैं, मुस्लिम करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। राजनीति को उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टियां, कुछ दल हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं और कभी वो वैसे आते हैं, वह कहते हैं 19% मुस्लिम वोट है, तो ये बहुत घृणित राजनीति है। अगर आप 19% की बात करेंगे तो हम समझते हैं जयंत चौधरी साहब या अन्य दलों को ये जानना चाहिए कि 81% के अंदर ये भावना एक भरी है, एक उनके अंदर की भी भावना है और वह जिस दिन एक हो जाएंगे उसी सबको बहुत मुसीबत होगी। और कभी पूरब में यादव के साथ जोड़ने का प्रयास होता है, कभी पश्चिम में जाट के साथ जोड़ना होता है। अरे भाई, ये कौन सी राजनीति है? क्या अपराध किया है हिंदुओं ने? आप कभी उनको वहां फंसाना चाहते हैं। आप राजनीति करिए, आप अपने लोगों को आप बरगला नहीं सकते। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पूरा समाज, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज इस फार्मूले पर पूरा देश चल रहा है, उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो मैं तो आग्रह करूंगा ऐसे जयंत चौधरी साहब या अन्य पार्टियों से कि वह यह तुष्टीकरण की राजनीति बहुत हो गया। चलिए डॉक्टर अभिषेक राय जी, एक तो जयंत चौधरी जो भाईचारा सम्मेलन करने जा रहे हैं उसको लेकर के सवाल इस बात को लेकर के उठाया जा रहा है कि ये आप लोग कहीं तुष्टीकरण करने के मकसद से, इसके पीछे तुष्टीकरण एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें डॉक्टर अभिषेक राय जी। आयुष जी, ये कहां से तुष्टीकरण की राजनीति? भाईचारा क्या इस समाज में नहीं होना चाहिए? भाईचारा समाज में सबको, सब धर्मों को उसका स्वागत करना चाहिए। चाहे ये तुष्टीकरण की राजनीति का, हम तो सर समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा जो सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोकदल, वो सर समाज को जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां से? हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा जो है किसान बाहुल बेल्ट है, वहां के किसान 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सुन रही। 9 महीने से वो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इन्होंने बिजली के दाम महंगे कर दिए, उर्वरक खादों के दाम महंगे कर दिए, डीजल के दाम महंगे कर दिए। जो 2014 में महंगाई कायम होती थी, इनके 2-2 केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेके घुमा करते थे। आज वो कहीं दिखाई नहीं देते। आज वो एसी कैबिनेट में बैठ के आराम से बैठ रहे हैं। आज वो किसानों की बात नहीं करते, आज वो जनता की बात नहीं करते। भाईचारा होना चाहिए, ये तो उत्तर प्रदेश की तहजीब है। गंगा जमुनी तहजीब तो उत्तर प्रदेश की पहचान रही है। तो ये राष्ट्रीय लोकदल सबको एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। हमारा सहयोगी दल है, हम विकास की राजनीति करते हैं, हमारे सहयोगी दल भी विकास की राजनीति की तरफ। ठीक है, ज्ञानेंद्र अर्कवशी जी, क्या ये भाईचारा सम्मेलन आपको लग रहा है कि विकास की राजनीति के लिए या लोगों को एक मंच पर लाने के लिए है, या इसके सियासी मायने हैं, या आपको भी लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति है? कैसे देखते हैं इसको आप? आपका रिएक्शन चाहूंगा। आयुष भाई, मैं 2 चीजें पहले बताना चाहूंगा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दूसरा ये कि चुनावों का मौसम आ गया है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अब सबको दलित याद आएगा, पिछड़ा याद आएगा, मुसलमान याद आएगा, जाट याद आएगा, लेकिन 4.5 साल से आरएलडी गायब थी। आप बताइए मुझे, पिछले 4.5 साल में गन्ना किसान जो पश्चिमी यूपी का है और आरएलडी पार्टी दावा करती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, उन्होंने कितना गन्ना किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए प्रयास किया। 2011 का जो बकाया है अभी तक, उसका ब्याज अभी तक नहीं मिला है किसानों को। पिछले साल का जो गन्ना का बकाया है 7,500 करोड़, और कुल मिलाकर 10,500 करोड़ बकाया है पिछले 4 साल का, वो अभी तक नहीं मिला है। 2011 से लेके जो 2016 तक था, उसका ब्याज नहीं मिला है। ब्याज पे भी जो सरकार वादा करके आई थी कि 15% देंगे, वो भी 10% भी देने को तैयार नहीं है फिलहाल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरएलडी आखिर ये करके तुष्टीकरण ही कर रही है और क्या कर रही है?
उसका आरएलडी का ही नहीं, ये भाजपा का भी काम है। भाजपा के जो प्रवक्ता थे वो अभी कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो। पूरे देश के एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, पूरे देश का बच्चा बता देगा कि हिंदू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण की खाई किसने खड़ी की। ये भाजपा नहीं, आज से नहीं, ये जब से आरएसएस और संघ की स्थापना हुई, जनसंघ बना, उसके बाद भाजपा बनी, ये तभी से मुस्लिम तुष्टीकरण, माफ कीजिएगा, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में खाई बढ़ाने का काम करती आ रही है। जहां तक बात रही, अगर सपा के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि अगर उनके साथ आ गई है आरएलडी तो अब अच्छी हो गई है, तो इनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि 1989 में जब पार्टी बन रही थी सपा, और जब चौधरी चरण सिंह जीवित थे उससे पहले, तो इन्हीं को, अजीत सिंह जी को, इनके जयंत जी के पिताजी को इन्होंने दिल्ली क्यों भेज दिया? इन्होंने उत्तर प्रदेश में राजनीति क्यों करने दी, क्यों नहीं करने दी? और आज की डेट में जयंत जी दिल्ली की राजनीति छोड़ के, केंद्र की राजनीति छोड़ के प्रदेश में राजनीति करने क्यों आ रहे हैं? ठीक है, चलिए, ये मैं जवाब का, इसका सवाल का जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन आप हमारे साथ चूंकि अजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, कैसे देख रहे हैं? आपका भी एक रिएक्शन इस पर जरूर चाहूंगा। क्या तुष्टीकरण के तौर पर आप भी इसको देखते हैं? जरूर, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि जयंत चौधरी का जो स्टेप है जो बेमेल व्यवस्था के साथ उठाया हुआ स्टेप है, और ये मौका परस्ती दिखाता है, तो शब्दों से कह दिया जाए तो ये पूरी तरह से मौका परस्ती शो करती है कि चुनाव के टाइम पर मुस्लिम और जाति का जो ये भाईचारा सम्मेलन की ये शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये बेमेल व्यवस्था है साहब। बेमेल व्यवस्था में थोड़ा सा 2 मिनट में समय देना ही चाहूंगा कि जब इनके पिताजी के पिताजी चौधरी चरण सिंह जी, जो बहुत ही आदरणीय किसान नेता के रूप में लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं और सम्मानित है, और उनके लिए सभी वर्ग बहुत ही मतलब उच्च विचारधारा रखता है, मैं बताना चाहूंगा उन्होंने एक व्यवस्था कायम की थी, अजगर व्यवस्था, जिसको बोलते थे अहिर और गुजर और जाट और राजपूत, इन सभी को सामंजस्य रूप में लेकर के उनकी व्यवस्था कायम की, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उनका जो ये विजन था वो बड़ा ही सकारात्मक भाव से काम करता था। मैं बताना चाहूंगा कि जब उनके पुत्र अजीत सिंह जी ने उस व्यवस्था को कायम करने के लिए असफल व्यवस्था शुरू कर दिया, पूरी तरह से जयंत चौधरी जी का ये स्टेप करता है, अन्य जगहों पर हुए थे, तो उन लोगों का स्टेप तो इस समय समाजवादी पार्टी का प्रेम दिख रहा था इनको, उस समय तो मुस्लिम याद आए नहीं इनको, और मुस्लिम अब याद आ रहे हैं कि जब मौका परस्ती दिखानी है इनको, सत्ता पानी है इनको, ऐसी व्यवस्था में साहब अगर वो मौका परस्ती का स्टेप इस स्टेज पर लेंगे तो उनको बहुत दिखानी पड़ेगी। आप ये सोचिए कि मुस्लिमों का प्रेम इनको 4 साढ़े 4 साल कहीं दिखा नहीं, मेरठ के दंगों में दिखा नहीं, व्यवस्थाओं के चलते रहेंगे, समाजवादी से गलबहियां करते रहे। अब आप बताइए इस स्टेप को उठाया गया, इनका एकदम हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद और बेमेल व्यवस्था को दिखाने वाली व्यवस्था दिखेगी साहब, तो इस चीज को बिल्कुल ही मतलब जो कहते हैं ना। ठीक है, चलिए, आपने जो सवाल उठाए हैं जाहिर बात है अब उसका जवाब भी मैं जरूर लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा आरएलडी के भाईचारा सम्मेलन को लेकर के आ रहा है। आरएलडी की तरफ से ये भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें सभी वर्ग को एक साथ लाने की बात को कहा जा रहा है। आरएलडी ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से राजनीति हो रही है बांटने की, उसको कहीं ना कहीं कम करने या फिर उस राजनीति के काट के तौर पर यह भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस को आपने सुना और अब इस चर्चा में भी आपने सुना कि किस तरीके से आरोप आरएलडी के ऊपर ये लग रहे हैं कि ये दरअसल आपस में एक नहीं, भाईचारा नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति है। और अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति है तो फिर इसके मायने क्या और क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इसका पॉलिटिकली इंपैक्ट क्या होगा, ये भी सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, मैं आपके पास ही आता हूं, किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को कहे तो समझ में आ रहा, लेकिन अन्य पार्टियां भी, कांग्रेस के प्रवक्ता हालांकि हमारे साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का भी रिएक्शन यही है कि ये कहीं ना कहीं आप लोग तुष्टीकरण के तौर पर इसको कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। देखिए, हमारा भाईचारा जिंदाबाद तभी सक्सेसफुल आपके चैनल पे ही दिख रहा है जैसे ही हमने भाईचारा जिंदाबाद की बात की
तो सारे जितने दल हैं उन सब वो बिलबिलाने लग गए, क्योंकि उनकी राजनीति तो खत्म हो जाएगी। अब देखिए जैसे ये राजभर जी के आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अब इनको तो पता ही नहीं, बेचारे को ठेले पे लदे हुए हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता कि हमको किसके साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है कि बीजेपी के साथ जाना है कि हमको सपा के साथ जाना है। अब वो तो ठेले पे लदे हुए हैं, जो उनको खरीद लेगा उसके साथ चले जाएंगे। अब स्वतंत्र देव सिंह जी से मिल के आए हैं तो उनकी भी मजबूरी है कि उनको भाई विपक्ष को कोसना है और सरकार से असल मुद्दों पे बात नहीं करनी है। अच्छा, अब जैसा आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बिलबिलाने लग गए थे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही हम भाईचारा जिंदाबाद की बात करते हैं, हम जैसे ही धर्म के नाम पे वोटिंग बंद करवा देंगे, जाति के नाम पे जो डिवीजन है, जो बंटवारा है, उसको हम खत्म कर देंगे। और जब असल मुद्दों पे बात होने लग जाएगी, जब बात होने लग जाएगी किसान की समस्याओं पे, नहीं, यही तो सवाल रोहित जी उठाया गया ना इस चर्चा में भी, ये सवाल उठा, क्योंकि आपने कहा कि मुद्दे जो डाइवर्ट होते हैं उन मुद्दों को मुद्दों पर रहने के लिए आप लोग भाईचारा कर रहे हैं। किसान जिनकी सबसे बड़ी बात आप लोग करते हैं, उनकी बातों को आप लोगों ने कब उठाया? गन्ना किसानों का भी जिक्र यहाँ पर हुआ, क्या किया गया रेड्डी की तरफ से? 4.5 साल आप लोग क्या करते रहे? ये सवाल यही इसी चर्चा में उठा। मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब दें रोहित जी। देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल जवाब देता हूँ, मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि आपने जब कार्यक्रम इस पे रखा है और बाकी सब मुझ पे हमलावर हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ मुझे समय दीजिएगा पर्याप्त। देखिए, गन्ना किसानों के मुद्दे को हम शुरू से उठाते रहे, और ना सिर्फ गन्ना किसानों के मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को हम हमेशा उठाते रहे। आज 8 महीने से किसान आंदोलित है, और राकेश टिकैत जी जब कहीं कमजोर पड़ने लग गए थे 26 जनवरी की घटना के बाद, और 26 जनवरी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, तब माननीय अजीत सिंह जी ने उनका साथ देके और उस आंदोलन को किस तरीके से खड़ा किया था और वापस धरातल पे लेके आए थे, ये हमारे देश की पूरी जनता ने देखा था, और हमारे जो मीडिया है उसने भी देखा था। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसानों को दबाना चाहती थी, कुचलना चाहती थी, उस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, उसको बचाने का काम अगर किसी दल ने किया था तो वो राष्ट्रीय लोकदल ने किया था। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर गन्ना किसानों की मांग करता रहा है और अन्य किसानों की भी मांग करता रहा है निरंतर, चाहे वो आलू किसान रहे हो, चाहे वो प्याज के किसान हो, और चाहे वो किसी भी तरीके का जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसके जो किसान हैं, उनकी मांगों को लेके राष्ट्रीय लोकदल निरंतर रोडों पे रहा है। मैंने आपको भी अपने पिछले वक्तव्य में ये भी बताया था, जो ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमको चुनाव के समय भाईचारा याद आ गया, माननीय अजीत सिंह जी ने मुजफ्फरनगर की सीट सिर्फ इसलिए चुनी थी क्योंकि उनको वहां पे जो खाई हिंदू और मुसलमान की पैदा हो गई थी उसको भरने का काम करना था, और उनके चुनाव लड़ने से वो हिंदू और मुसलमान की खाई काफी हद तक भर भी गई थी। यही समस्या है सारे राजनीतिक दलों को कि अगर उनको पता है कि धर्म के नाम पे वोटिंग बंद हो जाएगी, जाति के नाम पे जो बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात करता है सिर्फ दलित की, कोई बात करता है पिछड़ों की, कोई बात करता है हिंदुओं की, तो कोई बात करता है मुसलमानों की, तो आप इंसानियत की बात कब करेंगे? आप ठीक है, चलिए आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी का मानना है कि किसान जिस दिन वोट बैंक बन जाएगा उस दिन किसान की सारी समस्याएं वो सभी पार्टियों के लिए होना चाहिए, किसान वोट बैंक नहीं, किसान सबके केंद्र बिंदु में होना चाहिए। धर्मेंद्र राय जी। जी देखिए आयुष जी, इंसानियत उस दिन भी इनको देखनी चाहिए थी जिस दिन कैराना में लोगों ने, हिंदू परिवारों ने बोर्ड लगाया घर के सामने कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं। वो लिस्ट आज तक आप नहीं दे पाए हैं, हुकुम सिंह जी द्वारा आप नहीं, वो है तो आप दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए। वो जो हिंदू परिवारों की लिस्ट थी वो कहाँ है? वो हिंदू परिवारों की लिस्ट दिखा दीजिए। मेरी बात नहीं, आप देखिए, आप यहाँ पे झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। गलत, आप मुझे बोलने दीजिए। आप कराना के पलायन की बात करते हो, कराना के पलायन को जब उपचुनाव हुआ था तो किस तरीके से हुकुम सिंह जी की बेटी हारी थी कि हम सबने देखा था। नहीं, आप बोलेंगे, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आप मेरी बात सुनिए, आपको जो भी जवाब देना है नैरेटिव मत सेट करिए ना, आयुष आप देश को गुमराह मत करिए। नहीं, ठीक है रोहित जी, अपने समय में आप उस बात का खंडन कर सकते हैं, ठीक है? उनका समय उनको बोलने दें, उनका समय उनको बोलने दें, ठीक है? उन्होंने गलत बोला, उन्होंने सही बोला, उसका प्रमाण उनसे मांगिएगा आप अपने समय में, ठीक है? धर्मेंद्र जी, हाँ धर्मेंद्र जी कंप्लीट करें। आप बोलिएगा, मैं कह रहा हूँ कि कैराना में बोलिएगा आप जो भी सफाई देना चाह रहे होंगे कि वो लोग भूले नहीं है। कबीरदास जी, आपको देनी है कि वो लिस्ट कहाँ है? वो कैराना वाली लिस्ट कहाँ है? मुझे अपनी बात तो करने ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी। अरे रोहित जी, मेरी बात मुझे पूरी होनी दीजिए, आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि वह प्रामाणिक है और उस समय की एजेंसियां जांच कर चुकी थी, शायद आपको पता होगा। और कबीरदास जी का एक दोहा है इसी बनारस में काशी से, उन्होंने कहा डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। अपने पुत्र के बारे में
चौधरी साहब की बात करते हैं, वो जन जन के नेता थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सम्मान बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सवाल यह है कि चौधरी साहब ने कभी धर्म की, जात की, पूरे किसानों की राजनीति, दलितों की राजनीति, शोषितों की राजनीति करने वाले नेता थे, इसलिए पूरे देश में उनका सम्मान था। आज सुविधा भोगी राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। आज लालच की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। आज बंटवारे की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। मैं पूछता हूं, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बता रहे थे, जो आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2006 में आदरणीय नेताजी की, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, और जब मुख्तार अंसारी ने मऊ में दंगे कराए तो उनको जवाब देना, फिर उन्होंने मुख्तार और पूरे अंसारी परिवार से दूरी बना के रखी। आज वही अखिलेश यादव जी, उन्होंने अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। एक भाई बसपा में है, एक भाई ठीक है, चलिए अभिषेक जिसका जवाब देंगे, लेकिन बीडी नकवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बीडी नकवी जी, ये भाईचारा सम्मेलन क्या वाकई में भाईचारा बढ़ाने वाला इसके तौर पर आप देख रहे हैं, या फिर ये लग रहा है कि तुष्टीकरण की कहीं राजनीति हो रही है? कैसे देखते हैं इसको आप? ये तुष्टीकरण का जो वर्ड है, ये बड़ा पुराना है, पिटा हुआ वर्ड है। अगर बीएसपी सम्मेलन करे ब्राह्मण तो तुष्टीकरण नहीं, अगर बीजेपी ये कह के हमने पिछड़ों को मंत्री बना दिया तो तुष्टीकरण नहीं। अरे भाई, ये तो किसान आंदोलन का रिजल्ट है जो यहाँ में भाईचारा दिख रहा है। हिंदुस्तान के किसानों ने ये महसूस कर लिया कि जो कानून बना रहे हैं उस तरह उनका गला घोट दिया जाएगा, उनके सारी खेती पर कब्जा कर लिया जाएगा, तब वहां एहसास हुआ और तब वहां भाईचारा पैदा हुआ। उससे पहले भाईचारे बात नहीं हो रही थी। बात जो एक राइट में वो भी सच्चाई है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कास्ट राइट होते हैं, मुख्तलिफ राइट्स होते हैं। बंगाल में देखिए इलेक्शन में कौन सा वहां पर एंगल था, वहां पर बंगाली नॉन बंगाली में हुआ। तो हिंदुस्तान का एक विविध समाज है और यहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, लोग परेशान हैं। यकीनन जो वहां भाईचारा पैदा हुआ है, जो भाईचारे की बात हुई है, इससे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लोग वो किसी भी पार्टी को परेशान हो। मुझे एक ही अंक नजर आता है कि इस लड़ाई में जो किसान और जो बड़े उद्योगपति की लड़ाई हो रही है, वो अच्छी लड़ाई हो रही है और उसमें हमें आइंदा वक्त में देखेंगे कि किसानों के हक में फैसले होंगे। और पावर जो है, देखिए हिंदुस्तानी समाजी प्रॉब्लम क्या है, पैसे वाले का पैसा भी आ गया, उसने कहा मेरे पास पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि पॉलिटिकल पावर किसान पे रहे और पैसे वाले के पास पैसा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, हम लोग कम भी गुजर कर लेंगे। जो आवाम है वो कम में भी गुजर करना जानती है, आज जो तरक्की की है। तो इसको हमें एक समाजी जो ताना बाना है उसकी नजर से देखना चाहिए। इलेक्शन आज होंगे, कल खत्म हो जाएंगे और इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा संकेत है, ये एक शुभ संकेत है। जो नकवी साहब आपने बता दिया कि शुभ संकेत है, कम से कम लोग आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। अभिषेक राय जी, कोई हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। ठीक है, अभिषेक राय जी। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आप सुन पा रहे हैं? जवाब दें। जी जी बिल्कुल आयुष जी, सबसे पहले मैं कुछ बातों पे कुछ प्रवक्ताओं को अपना जवाब देना चाहता हूं। अभी हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भाई जी कुछ चीजें कह रहे थे सैबतुल्ला अंसारी जी की ज्वाइनिंग पे वो बात करके अखिलेश यादव जी ने उनको ज्वाइन करा के, उनकी बहन होना किसकी गलती नहीं है। खुशी दुबे 3 दिन की सुहागन और चौथे दिन की विधवा और 5वें दिन जेल में, आज तक उसका न्याय आप लोग नहीं कर पाए, पहली बात। तो उसी तरह सैबतुल्ला अंसारी जी विधायक रहे हैं, 2007 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, 2012 में कौमी एकता दल से भी विधायक रहे। तो उनके ऊपर अगर मुकदमे, सरकार आपकी है, सीआईडी आपकी है, ईडी आपकी है, सब कुछ पुलिस आपकी है, तो सिद्ध करो मुकदमे उनके ऊपर। आप कोर्ट बनने की कोशिश ना, न्यायपालिका से ऊपर बनने की कोशिश ना करो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है अपनी स्टेटस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के आप लोगों ने कैसे मुकदमे वापस ले लिए और इनके विधायकों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद जो एडीए की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखोगे, एडीए ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के 40% से ज्यादा विधायक और सांसदों पे 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। तो अब ये मुझे बता दें, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, कौन सांसद और विधायक बना रहा है उनको? हम बना रहे हैं। आप दो कहते ना, एक उंगली हमारी तरफ बढ़ाओगे, 3 उंगली आपकी तरफ देख रही है। पहले अपने आप को दुरुस्त करें आप।
कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी के विधायक हैं? चिन्मयानंद जी क्यों उनको क्या कहते हैं, जब वो कौन ढाली और तो उनकी स्वागत हुआ? साक्षी महाराज जी क्यों को जन्मदिन पे वो देने जाते हैं बधाइयां? आप गोरखपुर की 3 दिन पहले की घटना देखिए। 3 दिन पहले एक बेचारी बेटी अपने पिता की मार खा रहा था, उसका वीडियो बना रही से गोली मार दी जाती है। अब आपकी चुनाव नीति क्या कहती है? क्या उसका एनकाउंटर करोगे जिसने उस बेटी को गोली मार रहा है? आप कहते हो आप कानून व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हो, पंचायत चुनाव में हमारी बहन बेटियों की साड़ियां उतारते हो, चाहे लखीमपुर की घटना देख लो, चाहे हाथरस की घटना देख लो। गोरखपुर में हमारे प्रत्याशी को सरेआम मारा जाता है, उसका वीडियो वायरल होता है। आप क्या बात करोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को वापस ले लिया। चलिए धर्मेंद्र जी इस बात का जवाब देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मैं रुकूंगा और ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं आरएलडी के भाईचारा सम्मेलन की और भाईचारा सम्मेलन को लेकर के उठ रहे सवाल की। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज इस पर यह कह रही हैं कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है, लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जो तुष्टीकरण या फिर जो डिवाइड की अभी तक राजनीति होती रही उससे निकालने का और उसके तोड़ के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो खाई पैदा की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको भरने का काम ये भाईचारा सम्मेलन करेगा और इसलिए इसमें लोगों के आपसी भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब इसके अलग अलग पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं, इसी पर चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। अर्कवंशी जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो बात आपने कही उसके जवाब में ये कहा गया कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो कि जातियों की राजनीति करती हैं, अब ये उनको उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस भाईचारा सम्मेलन को लेकर के ये सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। बिल्कुल आयुष भाई, देखिए यहाँ पर बात सीधी सी है कि किसी भी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, जो कि जयंत चौधरी जी दावा करते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि बिजली का दाम पिछले 4 सालों में बढ़ गया है। पहले जो किसान, गन्ना किसान जो पूरे सीजन का 7,000 से 8,000 रुपया देता था, वही आज की डेट में 22,000 रुपया बिजली का बिल भर रहा है। और हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ साफ कहा है कि बिजली का बिल माफ करेंगे। वो इसी वजह से कि गरीब लोग और जैसे किसान लोग हो गए, इनका बिजली का बिल जो होता है वो इनकी जो आमदनी होती है लगभग उसका 1/4 हिस्सा तो बिजली का बिल खा जाता है। पैसे बढ़ा के 5 रुपए बढ़ा के बहुत बड़ा उपकार किया है किसानों के ऊपर, गन्ना किसानों के ऊपर, और 290 रुपए कर दिया। लेकिन उसके अंदर भी एक क्लॉज जोड़ दिया है, अगर आपके गन्ने से 10% जो सीरा है वो नहीं निकलता है तो आपको 275 रुपए ही मिलेंगे। अब इस पे मैं पूछना चाहूंगा, क्या जयंत चौधरी जी ने अभी तक एक भी ट्वीट किया? नहीं किया। जितेंद्र भाई, आपको गन्ने का रेट ही नहीं पता है। एफआरपी के ऊपर नहीं, एसएपी के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर खरीद होती है, उन्होंने एफआरपी पे 5 रुपए बढ़ाए हैं। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पहले गन्ना किसान का दर्द रोहित भाई मैं वहीं आ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। ये मैंने केंद्र का बताया था। जब जितेंद्र भाई, हो सकता है स्वतंत्र देव सिंह जी की मीटिंग काफी भाग गई हो आप लोगों को। हाँ बिल्कुल भाग गई है। नहीं रोहित भाई पूरी बात सुनिए, रोहित भाई प्लीज सुनिए। नहीं रोहित जी पूरी बात सुन लेते हैं। रोहित जी पूरी बात सुनते हैं, पहले पूरी बात सुनते हैं। देखिए आधी बात सुन करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। ठीक है रोहित जी, एक बार बात सुनते हैं, एक बार बात सुनते हैं। अर्कवंशी जी की बात को पूरा सुनते हैं, देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। ठीक है चलिए। और उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसानों का सीटू का रेट निकल के आया 304 रुपए, नहीं 304 रुपए निकल के आया। गन्ना किसानों ने कहा हमें 456 रुपए चाहिए सीटू के ऊपर 50% जोड़ के, और राज्य सरकार सीटू के ऊपर केवल 21 रुपए लगभग 20 रुपए और दे रही है, 325 रुपए दे रही है राज्य सरकार के गन्ना किसानों को। और गन्ना किसानों की मांग है कि उन्हें 456 रुपया दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं क्या जयंत चौधरी जी ने इसके लिए आवाज उठाई है? हमारी पार्टी इसके लिए भी आवाज उठा रही है, किसानों के लिए अलग से आवाज उठा रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, माननीय जयंत चौधरी जी के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए और आप उनके ट्वीट्स देख लीजिए।
सारे के सारे ट्वीट डेडिकेटेड है किसानों के लिए और लखनऊ तक ऐसे ही आए जैसे चुनावों के मौसम में वो किसान क्रांति दिवस बनाया गया है राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आ रहे हैं, क्या जिसकी वो आपको लखनऊ तक आए फोटोग्राफ गन्ना मिल किसानों के जाएंगी, लिए? सोशल क्या वो मीडिया पे मिल गन्ना किसानों के लिए जाएंगी, रोहित भाई मीडिया एक पे ही मिल बार जाएंगी लखनऊ और तक आए? आपको हर जगह मिल जाएगी, तो कृपया नहीं रोहित भाई, करके मुझे जवाब दीजिए कि क्या वो किसानों के लिए लखनऊ तक आए? कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए तत्पर है और राष्ट्रीय लोकदल समर्पित है किसानों के लिए। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी परंपरागत राजनीति छोड़ दी है। रोहित भाई, आप इस बात को मानिए, दर्द को अब उसे किसान के दर्द से कोई वास्ता नहीं है। अगर वास्ता रहा तो किसान के दर्द से नहीं हरकवंशी जी, यही तो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये भाईचारा सम्मेलन जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी शुरू करी, ये भाईचारा सम्मेलन तुष्टीकरण कैसे नजर आ रहा है? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये तुष्टीकरण है? हरकवंशी जी मूल सवाल पर आते हैं ना, मुझे ये बताएं कि ये तुष्टीकरण कहां से और क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है ये तुष्टीकरण है? माफ कीजिएगा आयुष भाई। हरकवंशी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तुष्टीकरण कहां से आपको लग रहा है और क्यों लग रहा है कि ये तुष्टीकरण है? देखिए, ये तुष्टीकरण ही है क्योंकि अगर राजनीति में जाना होता है तो आप सबका साथ लेके चलते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि मैं जाट किसान और मतलब जाट मुसलमान यादव और पिछड़ा को लेके या दलित को लेके राजनीति करूंगा। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने स्पेशली चार नाम लिए हैं। जाटों का लिया नाम, मुसलमानों का लिया, यादवों का लिया। मैं तो बात कर रहा हूँ इंसानियत की, मैं तो बात कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की, मैं तो बात कर रहा हूँ किसान कौम की। मैंने खबर पढ़ी, मैं बता देता हूँ आपको। वोटर होगा, ठीक है, उस दिन बात मैंने होगी। खबर पढ़ी, इसलिए लगता है क्योंकि आप करते मैं बता देता हूँ। राजनीति जाट और आपकी समस्या ये है, नहीं आपकी समस्या ये है कि अगर सारी जातियों के नाम पे वोटिंग होना बंद हो जाएगी तो आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी। हमारी दुकान बंद नहीं होगी। हमारा मुद्दे जो है वो आम लोगों के लिए सारे मुद्दे खुले। चलिए ठीक है, अजय सिंह जी आपने भी कहा कि ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है। चलिए ठीक है, हरकवंशी जी ने बताया उनका अपना तर्क है। आप बताएं मुझे कि क्यों लग रहा है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स इसमें कहां से? वो तो कह रहे हैं कि हम तो जो है सबके लिए कर रहे हैं, हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान हर वर्ग का हो सकता है, उसमें तुष्टीकरण कहां से आ जाता है? किसान तो हर वर्ग का हो सकता है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, अजय जी ठीक है, हरकवंशी जी और अग्रवाल जी, हरकवंशी जी और रोहित अग्रवाल जी थोड़ा शांत हो जाएं। अब अजय जी को बोलने दें। ठीक है अजय जी। भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर कॉपीराइट समझती है और भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करते रहेंगे। ठीक है अजय जी, समाज पे अत्याचार होता रहेगा, अत्याचार रोहित जी। ठीक है रोहित जी, ठीक है रोहित जी, ठीक है। चलिए रोहित जी अब सुने, भाई रोहित जी अब सुने, रोहित जी ठीक है। और धर्मेंद्र जी थोड़ा शांत रहें, अजय जी को बोलने दें। अजय जी चलो भैया, आप चलो लखनऊ और चलो वहां पर मुस्लिम और जाटों का सम्मेलन करो। आप ये बताइए, मुस्लिम जाटों के सम्मेलन से इनका जो है ये प्रेम झलकता है? ये कहीं से नहीं झलकता। मुस्लिम जाटों का सम्मेलन आप बता रहे हो, हम ये ट्विटर के नेता बनना चाहते हैं। आप बात किसानों की राजनीति कर रहे हो और ट्विटर पे जाना चाह रहे हो। आप जरा से ये देखिए ना कि व्यवस्था ट्विटर की है कि यहाँ पे भाईचारा समस्या यही है क्योंकि आप किसानों को पिछड़ा रखना चाहते हो। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, चौधरी चरण सिंह जी की किताबें जाके पढ़ लीजिए। तो चौधरी चरण सिंह की बात नहीं हो रही है, आपकी समस्या ये, आप किसान को समृद्ध देखना नहीं चाहते हो। हमेशा राष्ट्रीय लोकदल ने समृद्ध किसान की बात की है। आपको दर्द नहीं हुआ, किसान की दर्द कैसे ये जो आपका दर्द है, ये देश देख रहा है। जिस मुस्लिम समाज कुछ क्लियर नहीं था, कौन क्या कह रहा है? बंद कर दीजिए, किसानों को पिछड़ा समझना बंद कर दीजिए, किसानों को अनएजुकेटेड समझना बंद कर दीजिए। देश का किसान बहुत ज्यादा चौधरी जी को मुस्लिम प्रेम से रखने लगा अचानक से।
मुस्लिम प्रेम झलकने लगा जयंत चौधरी जी को 4.5 साल के बाद से। यही है, आप भाईचारा जिंदाबाद को वापस हिंदू मुसलमान में बांट देना चाहते हो। आप भाईचारा जिंदाबाद का मतलब धर्मेंद्र जी आप भी समझाएं भाई, ये तुष्टीकरण कैसे है? ये तुष्टीकरण समझना पड़ेगा ना। अगर वो किसान की बात कर रहे हैं तो भी आपको उसमें तुष्टीकरण नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई किसान कोई भी हो सकता है, हम तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी ये तुष्टीकरण क्यों नजर आ रहा है? तुष्टीकरण क्यों नजर आ रहा है? अजय जी आप सुन लें। रोहित जी थोड़ा सा ध्यान रखें। रोहित जी सुने। रोहित जी आप दूसरे प्रवक्ताओं को भी सुन लें। रोहित जी ठीक है अनवरत बोलने से नहीं होगा। रोहित जी और लोगों को भी सुनना पड़ेगा। रोहित जी चर्चा में सुनना भी पड़ता है। थोड़ा सुने, धैर्यपूर्वक सुने भाई। रोहित अग्रवाल जी थोड़ा सुन ले और लोगों को भी सुन ले और लोगों को बोलने का मौका दें। धर्मेंद्र जी तुष्टीकरण कैसे है समझाएं। ये मैं कह रहा हूं साफ शब्दों में कि इन लोग को शर्म आनी चाहिए कि ये मुस्लिम और जात की राजनीति करते हैं। अरे चौधरी साहब के क्या सिद्धांत थे, क्या विचार थे, क्या उनके राजनीतिक आदर्श थे? उन्होंने हमेशा जीवन पर्यंत किसानों की बात की, उन्होंने शोषित की बात की, उन्होंने वंचित की बात की। और आज ये शर्म नहीं आ रही कि इस स्तर पर आ गए हैं जाट और मुसलमान। अरे वहां का जाट पूरा जिसके अंदर हिंदुत्व भरा है, अगर आपने उससे मुसलमान से मिलने की बात की, क्या वो स्वीकार करेंगे? मैं इस बात को खारिज करता हूँ। देश दूसरे दिशा में जा रहा है। बोल रहे थे नकवी साहब को तो अच्छा लगता है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। जमीन पर बात होती है। चलिए ठीक है, चलिए बीडी नकवी जी ठीक है। चलिए अब आप लोग पॉलिटिकली थोड़ा सा शांत हो जाए। बीडी नकवी जी को सुनते हैं। बीडी नकवी जी साहब क्या बोलेंगे? आयुष जी कुछ क्लियर नहीं है। फूट डालो, राज करो, इतनी जातियां। बीडी नकवी जी ये क्यों लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है? ऐसा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि सब अपने अपने तर्क कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है बीडी नकवी जी। धर्मेंद्र जी बोलूं ये बोलना मत करें जी। देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में कास्ट एक रियलिटी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में इंदिरा साहनी में माना और उसी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर अब लड़ाई इस बात की हो रही है, जो बिरादरी कमजोर थी, पिछड़ी थी, उनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ गई। वो पॉलिटिकल लड़ाई में शामिल हो गई। वो भी पावर चाहती है। एक एंगल तो ये है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो सिस्टम है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, वो हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने, पूंजीपति भी कुछ, उनमें एक दो जो है सब जानते हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने कैप्चर कर लिया है। वो धार्मिक उन्माद या जात बिरादरी का उन्माद, उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये किसान बटा हुआ है बिरादरियों में। किसान को बिल्कुल किसानों को सोचना चाहिए, तब अगर वो सोचेगा तो वो अच्छी तरह सोचेगा और इस लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ा जा सकता है। समाजवादी की क्या पहचान? दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान। देखिए हिंदुस्तान का एक क्लास ऐसा है जो वंचित है, सारे कुछ लोगों का स्रोत पर कब्जा है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पैसा शहरों में, गाँवों में पैसा नहीं। सिर्फ वेस्टर्न यूपी के कुछ किसान भाई हमारे अच्छे हैं जो अच्छी तरह रहते हैं, लेकिन 100 बीघे का किसान भी ईस्टर्न यूपी में, या जो हमारा सेंट्रल यूपी है, 100 बीघे किसान भी कर्जदार रहता है बनिए का, पैसे वालों का। ये जो लोग खेती करते हैं वो किसान की पीड़ा समझते हैं। मैं भी थोड़ा सा इंटरमीडिएट सेक्शन से हूँ सोसाइटी के। मैंने भी सर्विस से पहले कुछ न कुछ अपने खेतों को देखा है। थोड़ी बहुत ज्यादा खेती नहीं थी। ये किसान के साथ जाती है कि वो अपनी प्रोड्यूस की कीमत तय नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा मार्केट इंजस्टिस है। हिंदुस्तानी मार्केट में दूध और पानी एक कीमत बिकता है। इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? इससे बड़ा इंजस्टिस क्या हो सकता है एक मेहनत कश के लिए? हमें चाहिए कि सारे पॉलिटिकल पार्टी जो लोग बैठे हैं उनको किसान और व्यापारी, इसमें एक बैलेंस चाहिए। हमें एक बैलेंस चाहिए, कैसा समाज चाहिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है नकवी साहब। बिल्कुल ईमानदारी बात करता हूं। ये बात हो रही है, हितों की बात हो रही है। किसान जाग जाए तो डर जाते हैं। आप डरते क्यों किसानों से? किसानों के जो कानून बनाए क्यों डर करते? क्यों बिजली सस्ती नहीं मिलनी चाहिए उनको? क्यों नहीं मिलनी चाहिए?
सारे आप हिंदुस्तान के गुजराती ठग कितना चाहे बड़े पैसे वालों को पैसा दे दें, गुजराती ठगों से डरिए, इनसे बचिए। ठीक है नकवी जी, लेकिन ठीक है नकवी जी, लेकिन ऐसे गुजराती और ठग इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप पूरा एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, गुजरात या गुजराती या ठग सबके साथ ना जोड़ें ऐसा। ठीक है, आप नाम लेकर के किसी को बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ना कहें। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय जी। आप लोग फंसे हुए हैं गुजराती ठगों में, ठगों से बचिए। नहीं बीडी नकवी जी, नहीं, ये गुजरातियों के सम्मान के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा आपको इस बात को कहने की। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपको इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये 30 सेकंड चाहिए मुझे, 30 सेकंड। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, ठीक है। धर्मेंद्र जी और बीडी नकवी जी शांत हो जाए। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय जी। डर गए ना, डर गए, नहीं सुन सकते आप। आयुष जी मैं कैसे बोलूं इसके लिए, ये तो चिल्ला रहे हैं। अरे धर्मेंद्र जी और बीडी नकवी जी शांत हो जाए। धर्मेंद्र जी शांत हो जाए भाई, धर्मेंद्र जी शांत हो जाएं, धर्मेंद्र जी शांत हो जाएं। ठीक है, धर्मेंद्र जी शांत हो जाएं। ठीक है, धर्मेंद्र जी शांत हो जाएं। मैंने तो अपनी बात कह दी। डॉक्टर अभिषेक राय जी। आयुष जी देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ ना, 1 साल से अधिक समय से किसान जो है एक बिल के खिलाफ परेशान है, आंदोलन कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन करने जाते हैं और वहीं पे हरियाणा में हरियाणा सरकार जनरल डायर बन के काम कर रही है। धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, धर्मेंद्र जी 2 मिनट सुन रहे, 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ, आपसे जवाब दूंगा। आप ही से सवाल है, किसान क्या मांग रहा है? वो एमएसपी मांग रहा है ना, दे दो। आपकी तो हवाई जहाज दिखा रहे थे, हवाई किले कि ऑनलाइन आप अपने मंडियों में जाने की जरूरत नहीं है, दलालों की जरूरत नहीं है। आज मंडियों का जो विकेंद्रीकरण हुआ, ये अंबानी अडानी को ये देश बेचने का काम कर रहे हैं। यूपी में 17 एयरपोर्ट बने, उसमें से 10 प्राइवेटाइज कर दिए। तेवर एयरपोर्ट का काम इन्होंने की बात हो रही है, सर्वांगीण विकास कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात कंपनी को दिया, अब भारत की कंपनी को जो भारतीय राशि को रिजेक्ट कर दिया। सीधा सवाल है, इसका सीधा जवाब दे। सबको पता है काला धन कहाँ जमा होता है, कंपनी को जो एयरपोर्ट पे काम दिया गया। धर्मेंद्र जी सीधा सवाल सीधा जवाब, सीधा सवाल सीधा जवाब। आपके पास कोई सवाल सीधा सवाल पूछा रहा हूं। चलिए जयनेंद्र अर्थवैशी जी, ठीक है, चलिए ठीक है। पूछ रहा हूँ कि क्यों भारतीय कंपनी जिसकी निविदा 11 करोड़ रुपए। चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब भाईचारा सम्मेलन है या फिर इसको कहीं हम तुष्टीकरण के तौर पर देखें, लेकिन हाँ, जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब इन पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर देना होगा, क्योंकि सम्मेलन को लेकर के सवाल हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उठाए जाते रहे हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।